बंदा हाजिर है आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से। और मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आई नो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन तब भी लेट्स काउंट देम। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसियस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, number 6 super ionic ice, number 7 quantum spin liquid, number 8 superfluid, number 9 fermionic condensate, number 10 degenerative matter, and the list goes on and on. I know आप सबने सिर्फ 4 या तो हद से हद 3 स्टेट्स के बारे में ही पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ इन 10 ही नहीं, टोटल में यूनिवर्स के अंदर 22 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। दैट साउंड्स बूम, है ना? तो हम इन 22 स्टेट्स के अंदर में से कुछ गिनी चुनी स्टेट्स उठा करके इन सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को छोड़ करके हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। लर्न फ्यू ऑफ देम, मतलब उनमें से कुछ के बारे में वो लोग पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्लाज्मा, आप सबको पता ही होगा ये सारी चीजें। देखो, जब आप किसी सॉलिड चीज को हीट अप करते हो तो ऑब्वियसली वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, किसी लिक्विड चीज को हीट करते हो तो वो गैसियस में कन्वर्ट होगा। लेकिन व्हाट इफ वी हीट अप गैसियस स्टेट मैटर, अगर हम गैस को भी हीट करें तो जब हम लोग इफ वी हीट अ गैस ऑन एंड ऑन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टेट ऑफ प्लाज्मा। मतलब अगर आप गैसियस स्टेट के मैटर को अगर आप उसको हीट अप करते रहते हो तो वो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा नथिंग बट एक हाईली एनर्जेटिक सूप होता है, जिसके अंदर देखो, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसकी एनर्जी जो होती है, उसकी जो केमिकल एनर्जी होता है वो बढ़ती रहती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब प्लाज्मा के स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाता है तो इसी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उसके ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं वो भी इजेक्ट हो जाते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और तब एक हाईली एनर्जेटिक सूप फॉर्म होता है, विच इज नथिंग बट प्लाज्मा। अच्छा, अब एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ प्लाज्मा को लेकर के। अगर इस यूनिवर्स के अंदर प्लाज्मा ना होता तो आपको जो आसमान में तारे दिखते हैं वो भी ना होते, इस धरती पर लाइफ भी पॉसिबल ना होती। कैसे? यू डोंट बिलीव मी? तो एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करो, ठीक है, और जाओ बाहर, घर के बाहर जाओ, और ऊपर जो चमकता सा सितारा सूरज तुमको दिख रहा है उसको देखो ध्यान से। वो नथिंग बट अ ह्यूज बॉल ऑफ प्लाज्मा है। यस, यू कांट बिलीव मी। अब प्लाज्मा क्यों है इसका रीजन भी बता देता हूँ। देखो, सन बहुत ज्यादा हॉट होता है, ये तो सबको पता है ना? सबको पता है कि बहुत ज्यादा गर्म होता है सन हमारा, ठीक? तो वहां पर किसी भी चीज का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना काफी ज्यादा इजी है, ठीक है? मतलब अगर आप भी वहां जाते हो तो आप कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाओगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है, अगर गैसियस स्टेट भी हीट होती है तो वो प्लाज्मा बन जाती है, और वहां तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते ही वो प्लाज्मा बन जाएगा। इसी वजह से सन एक ह्यूज बॉल ऑफ प्लाज्मा है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं, सिर्फ प्लाज्मा, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। और जितने भी स्टार्स आपको दिखते हैं ना, सबके सब प्लाज्मा से ही बने हैं, समझ गए? अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट आपके सामने एक बार ग्राफ प्रेजेंट कर दिया। ग्राफ है जो कि है प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ। अब इसकी ही हेल्प से हम लोग आगे के स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, हम लोग बात करने वाले हैं द कोगलुऑन प्लाज्मा के बारे में। अगर हम लोग क्या करें, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो अगर यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, तो सेम चीज है कि पहले टेम्परेचर से पहले सॉलिड रहेगी, बढ़ के होगी लिक्विड, फिर बढ़ के हो जाएगी गैसियस। ऑब्वियसली
लेकिन अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के विंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि पहले वो कंफर्ट होगा सॉलिड में, आई मीन वो गैस, फिर लिक्विड फिर सॉलिड, ठीक, ये तो सबको पता है। लेकिन कोगुलेंट प्लाज्मा में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहने वाला, भाई प्रेशर नहीं चेंज हुआ, और अगर हम सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करें, ठीक है, मतलब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले वो कन्वर्ट होगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से प्लाज्मा में, और जब प्लाज्मा में आपने पता हो गया कि भाई न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स का नाम आपने सुना होगा, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ठीक है, इन सबके अपने नाम सुने होंगे। तो ये जो क्वार्क्स होते हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने जो जिनके साथ ये अलाइंड थे उनसे भी ये भी रिजेक्ट हो जाते हैं फिर, ठीक, और इनको जो बाइंड करने वाला मटेरियल होता है विच इज नथिंग बट ग्लूऑन, ठीक है, जो ग्लूऑन्स होते हैं उनके बीच में, जैसे ये एक कॉर्क है तो इसके बीच में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है टेलीफोन के रिंग की तरह, जो कि होते हैं ग्लूऑन्स, ये मेल्ट हो जाते हैं और ये दोनों फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो तब एक हाईली एनर्जेटिक हाई टेम्परेचर वाला एक सूप फॉर्म होता है विच इज नथिंग बट द कोगुलेंट प्लाज्मा, ठीक, और ये एक हाई टेम्परेचर स्टेट है। देखो स्टेट्स को भी ना दो टाइप पर बांटा गया है, एक हाई टेम्परेचर मैटर की स्टेट्स और एक है लो टेम्परेचर मैटर की स्टेट, ठीक, तो इनके ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एक हाई टेम्परेचर स्टेट है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डीजेनरेटिव मैटर, नाम सुन के लग रहा है कि ये डीजेनरेट हो रहा है, सुनो ध्यान से, इफ वी इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और टेम्परेचर इंक्रीज किया था, लेकिन व्हाट इफ इसका हम रिवर्स कर दें, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, तो ये जो मैटर है ये सीधा जा पहुंचेगा कहाँ, खुद सोचो कहाँ जा पहुंचेगा, ये जा पहुंचेगा डीजेनरेटिव मैटर, ठीक है, डीजेनरेटिव मैटर, और डीजेनरेटिव मैटर के अंदर बेसिकली क्या होता है वो भी समझ लो। डीजेनरेटिव मैटर एक हाई डेंसिटी मैटर है, मतलब इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, ठीक, तो इट इज अ हाई डेंसिटी मैटर व्हेन पार्टिकल्स गेट कंप्रेस्ड, देखो एक हाई डेंसिटी मैटर है ये, ठीक, जब पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जब पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं तो वो आप पास आ जाते हैं और पास आने पर वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। लेकिन जब हम उस सॉलिड स्टेट से भी उसको और ज्यादा कंप्रेस करें, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसको कंप्रेस कर रहे हैं बस, ठीक, तो जो कंप्रेस होता रहेगा वो हाई प्रेशर के अंदर, तो आपको पता है कि पार्टिकल्स को आप सिर्फ एक लिमिट तक ही कंप्रेस कर सकते हो, जो कि क्या होती है उन पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, जब तक वो स्पेस है तब तक वो कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्टिकल्स को उससे भी ज्यादा कंप्रेस कर दें तो पार्टिकल्स रीजनरेट हो जाएंगे और वो अपने ओरिजिनल शेप को खो देंगे, ठीक, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको न्यूक्लियस से अलग करके उनको फ्रीली मूव करने देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड पर मूव करेंगे, आपको पता है एट अ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे उस वहां पर, ठीक। तो अब हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर इंक्रीज करके देखा, और हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज करके देखा, लेकिन व्हाट इफ अगर हम दोनों को साथ में इंक्रीज करें, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट ना रहे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ना रहे, दोनों साथ साथ बड़े हो रहे हैं, तो वही हमारी है नेक्स्ट स्टेट। अब तक हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर इंक्रीज किया, बट व्हाट इफ वी इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर, तो वही हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है। वेल दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड सुपर आयोनिक आइस। नाम सुन के काफी ज्यादा एक्सोटिक सी चीज लग रही है ना, बट बेसिकली ये क्या है,
It is a high temperature ice. What? What did you say? It is a high temperature ice. मतलब एक हाई टेम्परेचर पे फॉर्म हुई आइस। वैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मल जब आप आइस को फ्रीज करते हो तो वो फ्रीज कब होती है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस आइस को फॉर्म होने के लिए सन के टेम्परेचर से 500 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 2 मिलियन टाइम्स, सोच सकते हो 2 मिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक, तो अब आप सोच सकते हो कि 5500 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस कैसे फॉर्म हो सकती है? यही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना? समझाता हूँ। देखो, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो भाई वो ऑब्वियसली अगर सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगी, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर हम उसको हीट करने के साथ साथ, हीट होने पे क्या होता है बेसिकली, अच्छा ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो कैसे हो रहे हैं? वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, है ना? वो एक दूसरे से दूर खिसकते चले जा रहे हैं। जैसे अगर सॉलिड स्टेट के अंदर वो दोनों ऐसे चिपक के खड़े हुए थे, तो जैसे हमको हीट करेंगे तो ये थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला तो प्रेशर से क्या होगा? ये कंप्रेस भी होते रहेंगे। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, साथ में प्रेशर भी पड़ेगा इसके ऊपर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, और इसी वजह से 5500 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस फॉर्म होती है जिसका नाम होता है सुपर आयोनिक आइस। इसलिए इसका नाम दिया गया सुपर आयोनिक। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, this is a high temperature ice that needs temperature about 5500 degree Celsius and pressure 2 million times the atmospheric pressure। समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रेशर चाहिए इसे? इतने प्रेशर पे अगर आप जाते हो तो जो आपकी जो खोपड़ी है, मतलब ये जो आपका सर है, ये इतनी जोर से पिचक जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एक साथ 10 करोड़ से ज्यादा हवाई जहाज बुर्ज खलीफा से फेंक दिए गए हो। ठीक, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके सर पे। और इससे आप जानते हो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, आपके पास जो स्कल है वो चटक जाएगा, हड्डी वड्डी टूट जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर इन केस आपकी जान भी चली जाए। ठीक, तो इसीलिए इस आइस को फॉर्म होने के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। और आज की तारीख में अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आप टेम्परेचर चाहो तो इतना कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर कहाँ से दोगे इसे? वो भी तो सोचने वाली बात है। ठीक, इसी वजह से इसको ऑब्जर्व करना आज की तारीख में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक फॉर्म कब हुआ होगा? एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। भाई बिग बैंग के टाइम पर ऑलमोस्ट सभी स्टेट फॉर्म हुए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ग्लू, हम लोगों ने अभी पढ़ा था ग्लू एंड प्लाज्मा, और ये सब उसी टाइम पे फॉर्म हुए थे। ठीक, क्लियर है ना? तो सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। यू डोंट इवन नो इनके बारे में आपको क्या पता था? अब तक जब कमेंट्स के अंदर लिख देना, एंड वी विल टॉक अबाउट अदर स्टेट्स ऑफ मैटर इन अदर वीडियो। देखो, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो जितना मैंने आपको आज बताया इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अपने दोस्तों से पूछिएगा कि उनको कितना पता था इसके बारे में। ठीक, तो अब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक और छोटा सा सवाल। यहाँ पर लाइट किधर गई? हाँ, एक बात सोचो, लाइट भी किससे बनती है? लाइट फोटॉन्स से बनती है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि फोटॉन्स तो मासलेस होते हैं, तो एज सच उनका कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, राइट? नो। देखो, अब आपने जैसे मैटर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो। ठीक, अब फोटॉन्स तो हर जगह से निकल रहे, जो आप ये स्क्रीन से वीडियो देख रहे हो वहां से भी तो फोटॉन्स ही इजेक्ट हो रहे हैं ना। ठीक, वहां से भी तो फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या फोटॉन्स का भी कोई स्टेट होना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर ठोकिएगा। मेरे चैनल अवीज मोनोपोली को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस के लिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक यू वेरी मच।